सफर की तैयारी सूर्योदय। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि दावत में क्या क्या हुआ। कैसे त्रिशा को उसकी पसंदीदा डिश राइस मिल गई, पके हुए चावल, और अब दोनों का सफर शुरू होने वाला है चावल की खोज के लिए। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है हमारा नया हीरो वन, जिसकी एंट्री से कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी। सूरज का चेहरा धीरे धीरे गुफा के अंदर हल्की हल्की रोशनी आने लगी। त्रिशा की आंखें खुली और उसने लंबी सी अंगड़ाई ली। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और सोचती है, जैक कहाँ है? शायद शिकार के लिए बाहर गया होगा। बाहर झांककर देखती है तो धूप तेज चमक रही थी। वो मुस्कुराती हुई बड़बड़ाती है, लगता है मैं बहुत देर तक सोती रह गई। त्रिशा धीरे धीरे उठकर कल रात के पार्टी वाले कपड़े बदल देती और अपने सिंपल कपड़े पहन लेती है। चेहरा धोकर, बाल संवार कर थोड़ी देर आईने जैसे चमकते पानी में खुद को निहारती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे सफर के लिए तैयार कोई नई दुल्हन। औरतों का थैला। फिर वो अपने हाथ से बनाए हुए करीब 15 जोड़ी कपड़े चमड़े के बड़े थैले में ध्यान से रखती है। साथ ही अपनी बनाई हुई थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी पैक कर देती है। वो जानती थी कि आगे का सफर लंबा और कठिन होगा, इसलिए सब कुछ साथ ले जाना जरूरी है। इतने में गुफा के दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई देती है। जैक वापस आ चुका था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो मेरी सोई हुई राजकुमारी आखिर उठ ही गई चेरी ब्लॉसम। त्रिशा भी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, आज थोड़ी लेट हो गई। भेड़िया का चेहरा जैक उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया? त्रिशा सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, अभी तक नहीं। जैक अपने शिकारी थैले से कुछ अंडे निकालता है और बोलता है, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए अंडे लाए हैं। सफर लंबा होगा, इसलिए कुछ खा लो। त्रिशा पहले तो सोच में पड़ती है, अगर रास्ते में कुछ खाने को न मिला तो? फिर तुरंत निश्चय करती है और अंडों को उबालने रख देती है। 20 मिनट बाद अंडे उबलकर तैयार हो जाते हैं। वो कुछ अंडे खाती है और बाकी बचाकर बैग में रख लेती है ताकि सफर के बीच काम आए। वो जैक को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन जैक हंसते हुए मना कर देता है, मैं बाहर ही कुछ शिकार कर चुका हूँ। वन अब दोनों तैयार थे। जैक गंभीर स्वर में पूछता है, तो क्या सब तैयारी हो गई? त्रिशा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, सब तैयार हैं, चलो अब सफर शुरू करते हैं। और इस तरह दोनों हाथ में हाथ डालकर गुफा से बाहर निकलते हैं। सामने फैली हुई हरी भरी धरती, अनजान रास्ते और आसमान में चमकते दो सूरज का चेहरा। उनका नया सफर शुरू हो चुका था, चावल की खोज की ओर। लेकिन त्रिशा को अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में उन्हें सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि एक नए किरदार से भी सामना होने वाला है, जिसकी एंट्री पूरी कहानी की दिशा बदल देगी। सफर बहुत ही सुहाना था। त्रिशा जैक की मजबूत पीठ पर बैठी हुई थी और चारों ओर फैले हुए जंगल का नजारा देख रही थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई जा रही थी। जैक शॉर्टकट रास्तों से होते हुए घने जंगलों और पहाड़ी पगडंडियों से गुजर रहा था। त्रिशा का मन इन नज़ारों को देखकर खुशियों से भर गया। इस तरह लगभग 8 घंटे बीत चुके थे। बीच बीच में दोनों बचे हुए उबले अंडे खाते जाते, लेकिन अब त्रिशा ने थोड़ी नखरेभरी आवाज में कहा, जैक, अब तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जैक मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ी देर और, एक गांव पास ही है, वहां रहने की जगह भी मिल जाएगी और खाने का इंतजाम भी कर लूंगा। कुछ देर बाद जैक इंसानी रूप में वापस आ गया और दोनों धीरे धीरे गांव के अंदर दाखिल हुए। त्रिशा की आंखें चमक उठी। ये गांव अलग ही था। यहाँ के लोग भी किसी अलग नस्ल के जानवर जैसे दिखते थे। उनकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी, आंखें हल्की नीली और चाल ढाल बड़ी ही शाही थी। त्रिशा मन ही मन सोचती रह गई, लगता है मैं किसी नई ही दुनिया में आ गई हूँ। घर जैक ने वहाँ एक छोटा सा घर किराए पर लिया। भुगतान उसने सोने चमकते जादुई पत्थरों से किया। जैसे ही दोनों अंदर गए, त्रिशा थकी हुई सीधे एक पत्थर के बने कमरे में चली गई। वहां रखा हुआ हल्का सा चमड़े का बिछावन देखकर उस पर लेट गई और आंखें बंद करते ही नींद में खो गई। लगभग 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। जैक अंदर आया। उसके हाथ में एक पोटली, पॉलिथीन जैसी थैली थी। हल्की आहट से ही त्रिशा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठी और मुंह बनाकर बोली, बताओ ना, क्या लाए हो? मैं भूख से बेहाल हूँ। जैक थोड़ा मायूस होकर बोला, यहाँ के लोग सिर्फ जलीय जीव खाते हैं। कानून भी सख्त है, शिकार की इजाजत नहीं, इसलिए जानवर का मांस नहीं मिला।
पर तुम्हारे लिए मैं मछलियाँ लेकर आया हूँ। साथ ही कुछ लकड़ियाँ और चमकीले पत्थर भी लाया हूँ ताकि तुम आग जला सको। त्रिशा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ बना ही लूंगी। फाय उसने लकड़ियों को त्रिकोण के आकार में सजाया और चमकते पत्थरों से आग जलाई। फिर उसने एक एक करके मछलियां आग पर रखी ताकि वो जले नहीं बल्कि हल्की हल्की सिक जाएं। थोड़ी देर में पूरी जगह मछली की खुशबू से महक उठी। 20 मिनट बाद मछलियां तैयार थीं। त्रिशा ने चाव से पहला निवाला लिया और आंखें चमक उठी। वाह, कितना स्वादिष्ट है! उसने जैक को भी खिलाया। जैक ने एक बाइट ली और हंसते हुए कहा, सच कहूं तो तुम खाना बनाने में जितनी अच्छी हो उतना ही खाती भी हो। त्रिशा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, तो क्या करूं, मुझे भूख जल्दी लग जाती है। अब मैं तुम्हें मोटा करके ही दम लूंगी। दोनों जोर से हंस पड़े, टीयर्स ऑफ जॉय। छुरी और कांटा पेट भरने के बाद दोनों ने कुछ घंटों तक आराम किया। फिर जैक ने कहा, अब हमें सो जाना चाहिए, कल सुबह फिर से लंबा सफर करना है। त्रिशा ने अंगड़ाई लेते हुए सिर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन कल मैं नाश्ता खुद बनाऊंगी। देखते हैं गांव की मछलियों से और क्या नया जादू कर सकती हूँ। और इसी हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच दोनों अपने अपने ख्यालों में खोकर सो गए। बाहर चांदनी पूरी धरती पर बिखरी हुई थी और उनका नया सफर अभी शुरू ही हुआ था। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 16 का भाग 2, सफर का पड़ाव और मछलियों का मजा। आगे की कहानी और भी रोमांचक होगी क्योंकि अब उनका असली सफर शुरू होने वाला है। द रेबन इन अनदर प्लैनेट। चैप्टर 17, रहस्यमयी झील और हरी पीली आंखों वाला दानव। सुबह सुबह ही त्रिशा और जैक ने अपना सफर शुरू कर दिया था। हल्की धुंध चारों ओर फैली थी और पेड़ों की शाखाओं से ओस की बूंदें टपक रही थीं। दोनों चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। लगभग 4-5 घंटे चलते चलते त्रिशा की नज़र अचानक एक झील पर पड़ी। झील इतनी सुंदर थी कि जैसे कांच की चादर जमीन पर बिछा दी गई हो। उसके किनारों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिनकी खुशबू हवा में घुल रही थी। त्रिशा ठिठक कर रुक गई और बोली, जैक, मुझे लगता है हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफर आसान लगेगा। जैक ने भी सिर हिलाते हुए हामी भर दी। दोनों झील के पास जाकर बैठ गए। ठंडा पसीना झील का पानी इतना साफ था कि उसमें दोनों के चेहरे आईने की तरह दिख रहे थे। त्रिशा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तभी उसकी आंखें एक अजीब सी हलचल पर टिक गईं। झील के बीचों बीच पानी के भीतर से एक बहुत ही विशालकाय प्राणी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसका शरीर चिकना था, मानो बर्फ से तराशा गया हो। उसकी चमड़ी हल्की नीली और चांदी जैसी चमक रही थी। और फिर उसकी आंखें नजर आईं, हरी और पीली रोशनी से चमकती आंखें, इतनी गहरी कि मानो किसी को सीधे अपने अंदर खींच ले। त्रिशा की सांसें थम गईं। वो वहीं खड़ी रह गई, मानो किसी ने उसे जादू से बांध दिया हो। वो प्राणी सीधे त्रिशा की तरफ देख रहा था और उसकी नजरें मानो कह रही थीं, तुम मेरी हो, कहीं मत जाओ। जैक ने जैसे ही उस नजर को महसूस किया, तुरंत त्रिशा का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। सावधान रहना त्रिशा, ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी लग रही है। त्रिशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जैक, इसकी आंखें, मुझे लग रहा है ये मुझे घूर रहा है, जैसे मुझे पहचानता हो। जैक ने तलवार जैसी धारदार नजर से उस प्राणी की तरफ देखा, लेकिन प्राणी ने सिर्फ हल्की मुस्कान सी दी और वापस झील की गहराई में उतर गया। कुछ ही सेकंड में पानी फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। त्रिशा घबराकर बोली, ये आखिर था कौन और मुझे देख क्यों रहा था? जैक ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है ये कोई साधारण जीव नहीं, शायद हमारे सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान यहीं से शुरू होने वाला है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। झील का पानी हल्की हल्की लहरों से हिल रहा था और दोनों के दिल में डर और सवालों की आंधी उठ चुकी थी। जैक और त्रिशा ने झील के पास आधा घंटा आराम करने के बाद अपने अगले सफर की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते भर हल्की हल्की हवा बह रही थी और चारों तरफ घना जंगल था। जैक वुल्फ के रूप में दौड़ रहा था और त्रिशा उसके मजबूत कंधों पर बैठी थी। रास्ते में त्रिशा हाथ में पकड़ा हुआ फल खाते खाते बोली, जैक, हम कब तक पहुंचेंगे? जैक मुस्कुराया और बोला, ज्यादा दूर नहीं है, अगला गांव पास ही है, वहीं रुकेंगे, रात यहीं गुजारेंगे और सुबह फिर सफर शुरू करेंगे। कुछ ही देर बाद दोनों गांव पहुंच गए। त्रिशा ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। ये गांव बाकी सब गांवों से कहीं बड़ा और चहल पहल से भरा हुआ था। वो उत्साहित होकर बोली, जैक,
अभी रात होने में समय है, क्यों न हम बाजार घूम ले, थोड़ा सामान भी देख लेंगे। जैक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों बाजार की ओर बढ़ गए। बाजार बहुत ही बड़ा और शानदार था। जगह जगह रंग बिरंगे कपड़े, अनोखी चीजें और खाने पीने की दुकानें लगी थीं। त्रिशा के चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी थी। वाह, ये तो हमारे 10 गांवों के बराबर है। जैक हंसते हुए बोला, हाँ, यही सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। त्रिशा इधर उधर घूमते हुए दुकानों को देख रही थी कि तभी उसका टकराव एक छोटी सी प्यारी बच्ची से हो गया। वो बच्ची हरी रंग की थी, पौधा बिल्कुल एक नन्ही कली जैसी। त्रिशा झुककर बोली, ओह, तुम ठीक तो हो? बच्ची ने शरारती मुस्कान दी और बोली, पी को। त्रिशा हंसते हुए बोली, वाह, तुम्हारा नाम तो बड़ा ही प्यारा है। तभी पीछे से एक बड़ी महिला आई, जिसकी पोशाक भी पत्तों की डिजाइन जैसी थी। वो बच्ची को पकड़ते हुए बोली, तुम यहाँ आ गई, कितनी शरारती हो गई हो। बच्ची नाक फुलाते हुए बोली, मम्मी, आप मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। त्रिशा को ये देखकर हंसी आ गई। उस महिला ने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें, इस बच्ची ने आपको परेशान किया होगा। त्रिशा मुस्कराते हुए बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी और सुंदर है। इसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। महिला ने आभार भरी नजरों से देखा और बच्ची को लेकर चली गई। हाई वोल्टेज अचानक मचा हंगामा। त्रिशा अभी भी उत्साह से बाजार घूम रही थी कि अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। भागो भागो, सांपों का हमला हो गया है, नागराज आ रहा है। ये शब्द सुनते ही पूरा बाजार हड़कंप में आ गया। त्रिशा वहीं ठिठक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नागराज नाम सुनकर उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धक्का मुक्की में त्रिशा और जैक एक दूसरे से बिछड़ गए। त्रिशा घबराकर चारों ओर जैक को ढूंढने लगी। जैक, तुम कहाँ हो? उधर जैक भी परेशान होकर त्रिशा को खोज रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। और तभी जमीन कांपने लगी। बाजार की सड़कों पर दरारें पड़ गईं। लोग चिल्लाते हुए और तेज भागने लगे। हवा में एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंज उठी और दूर से धुंध को चीरते हुए एक विशाल काया नजर आई। उसकी आंखें लाल हरी चमक रही थीं। उसके सर पर ताज जैसे फन फैले थे। वह था नागराज। त्रिशा की आंखें चौड़ी हो गईं, दिल की धड़कनें और तेज हो गईं, मानो उसका इस प्राणी से कोई पुराना रिश्ता हो। चैप्टर 18, पहली मुलाकात। सांप मुकुट। त्रिशा का दिल धक धक कर रहा था। बाजार में भगदड़ मची हुई थी। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, भागो, नागराज आ गया। भीड़ इतनी तेज थी कि त्रिशा को डर लगा कि कहीं वो कुचल न जाए। घबराकर उसने तुरंत एक दुकान के पुराने से तहखाने में शरण ली। वो जगह ऐसी थी कि बाहर से किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से साफ दिख रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। त्रिशा ने कांपते हुए देखा। एक लंबा, विशाल और भव्य नाग धीरे धीरे बाजार के बीच से गुजर रहा था। उसका शरीर इतना विशाल था कि मानो चलते ही धरती हिल रही हो। उसकी आंखें हरे और पीले रंग की चमक बिखेर रही थी, मानो कोई देवता उतर आया हो, पर उसी में छुपा हो आतंक का राज भी। त्रिशा ने घबराकर फुसफुसाया, हे भगवान, ये तो सच में राजा की तरह लग रहा है। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची दौड़ते दौड़ते भीड़ से बिछड़कर सीधे नागराज के सामने आ गई। वही प्यारी बच्ची जो कुछ देर पहले बाजार में त्रिशा से टकराई थी। बच्ची डर से सहमी हुई थी और सामने खड़े विशाल नागराज ने अपनी पूंछ जोर से हवा में लहराई। उस एक वार से पूरा बाजार हिल सकता था। त्रिशा का दिल कांप गया। उसके ज़हन में वही ख्याल गूंजा, ये तो वही बच्ची है, इतनी क्यूट है। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। बिना सोचे समझे त्रिशा बाहर निकल पड़ी। उसने बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और खुद जमीन पर बैठकर आंखें कसकर बंद कर लीं। वो सोचने लगी, अब तो इसका वार मुझ पर होगा, बस इसे बचा लूं। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। कानों में भयानक सी फुफकार गूंजी, पर कोई चोट नहीं लगी। त्रिशा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने देखा, नागराज का विशाल फन उसके सामने रुका हुआ था। उसकी चमकती आंखें सीधे त्रिशा की आंखों में झांक रही थीं। वो नजर नशे जैसी गहरी, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। त्रिशा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दिल और भी तेज धड़कने लगा, मानो सांसें ही थम जाएं। फिर एक भारी
गूंजती हुई आवाज आई। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि नागराज के सामने आकर किसी की जान बचाए। उसकी दोहरी जबान हल्के से बाहर निकली और हवा में फुफकार भर दी। उस पल तृषा को एहसास हुआ कि वो किसी साधारण नाग से नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव से सामना कर रही है। हाँ दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारे दूसरे हीरो की एंट्री, नागराज हरीश की। उसकी शख्सियत में शक्ति भी थी, राजसी अंदाज भी, और एक रहस्य भी, जो आने वाले अध्यायों में धीरे धीरे सामने आएगा। तृषा बच्ची को मजबूती से थामे बैठी रही और उसकी आंखें सीधे नागराज की आंखों में जमी थीं। उस पल मानो समय थम गया हो। तृषा को अचानक एहसास हुआ कि वो होश खो बैठी थी। उसकी आंखें अब भी नागराज की आंखों के नशे में डूबी हुई थीं। वो खुद से ही बड़बड़ाई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किसी की इतनी दीवानी कब से बन गई? तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और वह धीरे धीरे संभलते हुए उठी। उसने सामने देखा, वहां एक नौजवान खड़ा था, लगभग 25 साल का। उसकी आंखें हरे और भूरे रंग की मिश्रित चमक से भरी थीं। उसकी त्वचा सांवली थी, लेकिन उस पर आत्मविश्वास और आकर्षण का ऐसा तेज था कि रंग फीका पड़ गया। उसका चेहरा एकदम साफ सुथरा, बाल थोड़े बिखरे हुए और कद इतना लंबा कि मानो मॉडलिंग की दुनिया का बादशाह हो। तृषा ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अगर ये हमारी दुनिया में होता तो लड़कियां इस पर जान छिड़कती। ये तो पूरा सुपर मॉडल लगता है। पहली बातचीत, वो नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम बस यूं ही खामोश खड़ी रहोगी या कुछ कहोगी भी? तृषा झेप गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुमने उस बच्ची को क्यों धक्का दिया? अगर उसे चोट लग जाती तो? नौजवान उसकी ओर झुका और गहरी आवाज में बोला, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब सजा तुम्हें मिलेगी। तृषा का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसी सजा? उसने डरते हुए पूछा। नौजवान उसके बिल्कुल पास आ गया, उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाया, ये सजा है कि अब तुम्हें मुझे झेलना होगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। तृषा उसकी बात सुनकर और भी उलझ गई। ये आखिर कहना क्या चाहता है? उसके मन में सवाल गूंजने लगे। तभी अचानक एक तेज, चकाचौंध करने वाली रोशनी चारों तरफ फैल गई। तृषा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो सामने वही नौजवान नहीं था, बल्कि एक विशाल नाग खड़ा था, वही नागराज। उसका फन ऊंचा उठ चुका था। वो अपनी विशाल पूंछ से तृषा को कसकर पकड़ता है और पल भर में हवा में तेजी से गायब हो जाता है। बाजार के लोग, जो अब भी भय से छिपे हुए थे, समझ ही नहीं पाए कि इतनी तेज रोशनी में अभी क्या हुआ। किसी ने कुछ देख भी लिया तो इतनी गति थी कि तस्वीर पूरी तरह से साफ सकी। तृषा की धड़कनें अब भी थम नहीं रही थीं। उसके मन में सवालों का तूफान था। ये कौन है? कभी नाग बन जाता है, कभी इंसान, और क्यों कह रहा था कि अब मुझे जिंदगी भर उसे झेलना पड़ेगा? शायद उसकी असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। आज के लिए ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। आपको नागराज की एंट्री कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 19, गुमशुदगी और बेचैनी। जहां कुछ ही पल पहले मैदान में नागराज और तृषा खड़े थे, वहां अब चारों तरफ गहरी धूल और कोहरा सा छा गया था। लोगों की आंखें कुछ देख ही नहीं पा रही थीं। हर कोई सहमा हुआ था, मानो अभी भी सांसें थमी हुई हों। धीरे धीरे धूल बैठी और जब सबकी नजर उस जगह पड़ी तो हर कोई हैरान रह गया। वहां अब केवल एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, वही बच्ची जिसे अभी अभी नागराज ने अपने प्रकोप से बचाया था। लेकिन तृषा कहीं नहीं थी, ना उसकी झलक, ना उसकी आवाज, मानो वो हवा में समा गई हो। लोगों की बातें, भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। महिला, अरे वो लड़की कहाँ गई? आदमी, लगता है नागराज उसे उठा ले गया। महिला, बेचारी, कितनी बहादुर थी, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्ची को बचाया। आदमी, हाँ, लेकिन अफसोस, नाग तो हमेशा हरामी और निर्दयी ही होते हैं, उनका नाम ही बर्बादी का प्रतीक है। कुछ लोग तृषा की बहादुरी पर आंसू बहा रहे थे, तो कुछ नागों के खौफ से कांप रहे थे। बाजार का माहौल गमगीन और डरा हुआ था। इसी बीच जैक भी वहां पहुंचता है। वो भीड़ की बातें सुनकर सन रह जाता है। वो लड़की सुंदर और गोरी थी, किसी ने कहा। जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, कहीं वो लड़की तृषा तो नहीं? उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो सबको बार बार देख रहा था, लेकिन तृषा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
इसी दौरान उस छोटी बच्ची की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। जैसे ही बच्ची अपनी माँ से मिली, वो जोर से रो पड़ी और गले लग गई। जैक तुरंत बच्ची के पास पहुंचा और हल्के स्वर में बोला, बेटा, क्या तुमने देखा जिसने तुम्हें बचाया? वो कौन थी? बच्ची ने आंसू पोंछे और मासूमियत से कहा, हाँ अंकल, वो वही दीदी थी जो आपके साथ थोड़ी देर पहले बाजार में थी। गोरी सी, सुंदर सी, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेकर बचाया। जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सच है, वो लड़की त्रिशा ही थी, बच्ची ने आगे कहा। फिर एक बहुत बड़ा नाग आया। उसने दीदी को अपनी पूंछ से पकड़ लिया और तेज रोशनी के साथ उन्हें लेकर चला गया। जैक का दिमाग सुन्न हो गया। वो गुस्से और बेचैनी से बुदबुदाने लगा, नागराज, अगर त्रिशा को कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके चेहरे पर अब खौफ की जगह दृढ़ता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ थी, त्रिशा अब उसकी जिम्मेदारी थी। वो उसकी पार्टनर थी और उसकी सुरक्षा करना अब जैक का फर्ज था। जैक ने भीड़ की तरफ देखा और फिर बिना किसी से कुछ कहे अपने रास्ते मुड़ गया। उसके भीतर आग जल रही थी। मैं अकेला नागराज का सामना नहीं कर सकता, मुझे मदद लेनी होगी। उसके कदम तेज होते गए। वो जानता था कि अब वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उसे तुरंत अपने कबीलों की ओर लौटना होगा, क्योंकि केवल वही लोग इस रहस्य और खौफनाक नागराज के बारे में सच्चाई बता सकते थे। कहानी आगे बढ़ती है। जैक की बेचैनी अब और भी बढ़ चुकी थी। वो दौड़ते हुए बस यही सोच रहा था, त्रिशा कहाँ है? क्या वो सही सलामत है, या नागराज ने उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लिया है? त्रिशा को जब नागराज ने अपनी तेज रफ्तार से पकड़ा तो उसकी सांसें थम गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो सहमते सहमते बेहोश हो गई। अजनबी जगह की आंखें खोलना। काफी देर बाद त्रिशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, वो पूरी तरह से अजनबी और डरावनी जगह पर थी। चारों ओर गीले, चिकने पत्थरों की दीवारें थीं। फर्श से ठंडी नमी उठ रही थी। ऊपर कहीं कहीं दरारों से हल्की सी सूरज की किरणें अंदर झांक रही थीं। दूर से झरने के गिरने की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। ये जगह जमीन के अंदर की कोई रहस्यमयी गुफा लग रही थी। त्रिशा समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है। क्राइंग त्रिशा की घबराहट। वो घबराई हुई इधर उधर भागने लगी। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी, कोई है यहाँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जवाब में केवल उसकी ही गूंज वापस आई। डर और अकेलेपन से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाकर, और अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छुपाकर चुपचाप रोने लगी। उसे जैक की याद आने लगी, उसका साथी, उसका रक्षक। काश जैक यहाँ होता, मुझे बचा लेता। साथ ही उसे भूख भी सताने लगी थी। उसकी सिसकियां उस अंधेरी गुफा में और भी डरावनी लग रही थीं। इसी बीच गुफा के किसी कोने में दो साधारण नाग आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। पहला नाग बोला, क्या तुम्हें भी लगता है कि किंग नाग ने उस लड़की को किडनैप किया है? दूसरा नाग जवाब देता है, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, आज तक उन्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रही, फिर अचानक इस इंसानी लड़की को क्यों उठा लाए? पहला नाग, कहना मुश्किल है, उनका दिमाग तो हमेशा ही सबसे अलग चलता है, शायद उनके इरादे और ही हैं। दोनों नाग रहस्य में डूबे अपनी बातें करते रहे। थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल गुफा का हिस्सा अलग तरह से चमक रहा था। वहां के पत्थर चिकने और काले थे, बीच में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, मानो वहां जादुई पत्थरों का भंडार हो। पास ही पानी का झरना बह रहा था, जिसकी नमी और ठंडक वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। और उस गुफा के बीचों बीच एक राजसी आकृति बैठी थी। वो एक इंसानी रूप में था। उसका शरीर बेहद ऊंचा और चौड़ा था। चेहरे पर तीखी जबड़े की रेखाएं और मांसल कंधे उसकी ताकत का एहसास करा रहे थे। उसकी आंखें हरी और सुनहरी मिश्रित चमक से भरी हुई थीं, मानो उसने गहरे रंग का राजसी वस्त्र पहन रखा था और हाथ में सोने जैसे धातु का प्याला था, जिसमें लाल और गुलाबी रंग का रहस्यमय पेय चमक रहा था। वो धीरे धीरे उसे पी रहा था, मानो हर घूंट के साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ रही हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। एक नाग उसके सामने झुककर बोला, महाराज, वो लड़की होश में आ चुकी है। किंग नाग ने धीरे से अपना प्याला नीचे रखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, जाओ, अब समय आ गया है उसे मुझसे मिलाने का।
उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। किंग नाग अपनी जगह से उठा। उसके हर कदम से गुफा की जमीन कांपने लगी। उसकी चाल में राजसी ठहराव था, मानो ये केवल मुलाकात नहीं बल्कि किसी बड़ी कहानी की शुरुआत हो। धीरे धीरे वो उसी रास्ते की ओर बढ़ा जहां त्रिशा को कैद किया गया था। चैप्टर 20 नागराज की चाहत। त्रिशा रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और सांसें भारी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तभी अचानक तालियों की हल्की आवाज गूंजी। गुफा के सन्नाटे में यह आवाज और भी डरावनी लगी। त्रिशा सहम गई। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक गईं। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। उसने हल्के आसमानी और सुनहरे रंग का लिबास पहना था। कपड़े बेहद सुंदर, कोमल और इस दुनिया की किसी अनजानी कारीगरी से बने हुए थे। वो लड़की एक थाली लेकर आई थी। थाली से खाने की महक आ रही थी। गर्म रोटियां, एक कटोरे में सूप जैसा व्यंजन और मीठा फल। वो धीरे से बोली, आपको खाना खा लेना चाहिए। लेकिन त्रिशा का गुस्सा फट पड़ा। उसने झटके से थाली जमीन पर गिरा दी और चिल्लाई, मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे बताओ, तुम्हारे राजा ने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? अचानक पीछे से एक भारी, गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। खाने को ठुकराना अच्छी बात नहीं। लड़की त्रिशा का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे पलटी और देखा, वही राजसी शख्सियत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें हरी सुनहरी चमक से भरी थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो डर और आकर्षण दोनों पैदा कर रही थी। दासी तुरंत झुककर प्रणाम करती है और चुपचाप थाली उठाकर बाहर चली जाती है। अब गुफा में केवल त्रिशा और किंग नाग रह गए। नागराज उसके पास आया। उसकी लंबी छाया पत्थर की दीवारों पर फैल गई। वो धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, इतना गुस्सा किस बात पर है? त्रिशा, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं तुम किससे बात कर रही हो? त्रिशा ने डर को दबाते हुए उसकी आंखों में देखा। गुस्से से कांपती आवाज में बोली, मुझे बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? नागराज हंस पड़ा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर और भी गहरी गूंज उठी। मुझे लगा तुम समझ ही गई होगी, पर चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। वो थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बनो। त्रिशा का चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर डर और गुस्सा दोनों भड़क उठे। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास है ये? मेरा पहले से ही पार्टनर है जैक, और मुझे किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं। नागराज की आंखें और भी चमक उठी। वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जैक, वो भेड़िया? हाँ, अगर यही दिक्कत है तो मैं उसे अभी खत्म कर सकता हूँ। वो जिंदा रहे या मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी पार्टनर तो बनना ही पड़ेगा। फेयरफुल त्रिशा का डर और असहायता। त्रिशा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास था, उसके सामने खड़ा ये शख्स कितना शक्तिशाली है। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का दबदबा और उसकी ताकतवर मौजूदगी। त्रिशा चाहकर भी उससे सीधी टक्कर नहीं ले सकती थी। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ, वो सचमुच किसी शिकारी के पिंजरे में फंस चुकी है, और यहीं से शुरू होगी असली जंग। त्रिशा का साहस बनाम नागराज की जिद। त्रिशा ने लंबी सांस ली। वो थकी और टूटी हुई सी महसूस कर रही थी। धीरे से बोली, देखो, तुम समझने की कोशिश करो। मेरा पहले से ही पार्टनर है, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। नागराज ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। मुझे कोई दिक्कत नहीं त्रिशा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे पहले वाले पार्टनर को ही रास्ते से हटा दूं। त्रिशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने माथे को पकड़ लिया। ये कैसी मुसीबत में फंस गई है वह? कैसे समझाए इस इंसान को कि उसकी दुनिया अलग है, उसके रिश्ते? तभी तालियों जैसी हल्की आवाज गूंजी। गुफा का दरवाजा खुला और वही दासी भीतर आई। उसके हाथों में ताजे बने व्यंजन की थाली थी। वो चुपचाप खाना रखकर फिर झुककर प्रणाम करती है और बाहर चली जाती है। नागराज ने आदेश भरी आवाज में कहा, खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। त्रिशा ने प्लेट की तरफ देखा। सीधे मना करने का मन तो था, लेकिन बहुत भूख भी लगी थी। वो हिचकिचाकर बोली, ये अजीब सा लग रहा है, क्या कुछ और नहीं है खाने को? नागराज ने भौं उठाई, तो तुम क्या खाना चाहती हो? त्रिशा ने धीरे से कहा, अंडे, अगर मिल जाएं। राजा ने तुरंत दासी को आदेश दिया, अंडे लाओ।
और इन्हें 20 मिनट तक गर्म पानी में उबाल कर लाना। त्रिशा ने मन ही मन सोचा, कम से कम कुछ तो मेरी मर्जी से होगा। मजबूरी का भोजन। कुछ देर बाद दासी उबले अंडे लेकर लौटी। थाली रखकर वो फिर झुककर चली गई। त्रिशा भूख से कांप रही थी। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। हर कौर के साथ उसका गुस्सा और बेबसी दोनों थोड़ा थोड़ा उतरते गए। भोजन पूरा होते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन चैन पल भर का ही था। नागराज का प्रस्ताव। नागराज उठकर उसके पास आया। उसकी आंखों में वही चुभती हुई चमक थी। वो गंभीर आवाज में बोला, अब तुम्हारा खाना पीना भी हो गया, तो अब मुझे जवाब दो। त्रिशा, हाँ या ना, क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। त्रिशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं, कोई बचाव नहीं। आंखें नम हो गईं। वो धीमी आवाज में बोली, शायद मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। नागराज की मुस्कान फैल गई। अच्छा किया, तुमने सही फैसला लिया है। वो झुककर उसके बेहद करीब आ गया। उसकी सांसों की गर्मी त्रिशा के चेहरे पर पड़ रही थी। त्रिशा का दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाने को था। और फिर उसके होठों को किसी अजनबी, अजीब सी छुअन का एहसास हुआ। तो दोस्तों, आखिर नागराज और त्रिशा के बीच ये कैसा रिश्ता बनने जा रहा है? क्या त्रिशा अपनी मजबूरी से निकल पाएगी, या फिर वाकई नागराज उसे अपनी पार्टनर बना लेगा? वन जानने के लिए जुड़े रहिए। द रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट पृथ्वी। खबर अनजाना दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें नए जज्बात, जादू सा है हर साथ। Both reborn in another planet. Reborn, the magic never ends. Another planet, reborn, the magic never ends.